हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साजिद और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक लेक्चर सीरीज़। इसमें पहले 11th का टॉपिक सारा कवर करेंगे, उसके बाद 12th। जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जैसे कि ये एक बुक। अब इस बुक का अगर हम बोले कि इसका लेंथ मेजर करके बताओ, तो तुम लेंथ को मेजर करके मान ले बताए और लेंथ जो है वो बोल दिए 30, आगे कुछ नहीं बताए। तो ये 30 इनकम्प्लीट है। अगर फिर से हम इसको दिए बुक को मेजर करने किसी और को, वो मान लो बताया कि इसका जो लेंथ है वो है सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर बताया और उसका कोई वैल्यू नहीं बताया, तो अगेन ये क्या है, इनकम्प्लीट है। तो सिर्फ वैल्यू हो तब भी इनकम्प्लीट होता है और सिर्फ यूनिट हो तब भी इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब आता है, जब दोनों होता साथ में, तो वैल्यू और उसका यूनिट। तो ये एक कंप्लीट मेजरमेंट होता है। कोई भी मेजरमेंट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है। पहला है इसका मैग्नीट्यूड, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब उसका साइज क्या है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है वो है उसका यूनिट। बिना यूनिट के ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट और बिना मैग्नीट्यूड का भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो यूनिट समझ गए, यूनिट क्या है। पहले मेजरमेंट समझते हैं। साइंस ऑफ मेजरमेंट को मेट्रोलॉजी बोला जाता है। व्हाट इज मेट्रोलॉजी? इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट है कंपैरिजन है। ये एक स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी का विथ किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो अननोन क्वांटिटी के साथ। अननोन का कंपैरिजन है नोन के साथ। जैसे यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द बुक, ये क्या है, अननोन है। और इसको किसके साथ मेजर करेंगे, तो एक स्केल रखेंगे। स्केल जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी है। और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा मार्क किसके साथ मैच कर रहा है, तो वो कंपैरिजन को मेजरमेंट बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी जो स्केल हो सकता है या कोई और डिवाइस हो सकता है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसको मेजर करना है, जो अननोन क्वांटिटी है। यही कहलाता है मेजरमेंट। अब यूनिट पे वापस आते हैं। यूनिट का दो टाइप होता है। पहला जो टाइप है इसको बोला जाता है बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। पहला है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। और जो दूसरा टाइप है वो है डिराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल। अदर बेसिक पे ये डिपेंड नहीं करेगा। और ऐसा ऐसा 7 बेसिक यूनिट है और 2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक यूनिट है। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन 2 और मोर बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग बेसिक क्या है और डिराइव्ड क्या है। इसको और डिटेल में पहले करेंगे इसको। अब चलते हैं थोड़ा बेसिक का और फर्दर कितना 7 टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। पहला जो बेसिक यूनिट है वो है तुम्हारा लेंथ के लिए। लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे हम लोग, लेंथ का मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट है। एसआई सिस्टम में अभी बात कर रहे हैं और सीजीएस में इसको सेंटीमीटर में रखेंगे। इसको डायमेंशन इसका दिखाना है, आगे डायमेंशन भी पढ़ना है, तो लेंथ के लिए एल यूज करेंगे। दूसरा जो बेसिक है वो है मास के लिए।
मास के लिए केजी यूज़ करते हैं एसआई सिस्टम में, और अगर डायमेंशन इसका लिखना होगा तो कैपिटल एम से दिखाएंगे। तीसरा जो है वो है टाइम का यूनिट, जो कि सेकंड में मेजर करना है। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। और उसके लिए अगर डायमेंशन लिखना है तो एस नहीं लिख के टी लिखेंगे। फोर्थ वन जो है वो है मेरा टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? तो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में केल्विन होता है, उसको के से दिखाएंगे। अगर डायमेंशन लिखना है तो उसके लिए भी के ही दिखाते हैं। फिफ्थ जो है वो है करंट। इलेक्ट्रिक करंट वाला यहाँ पे करंट है। जैसे कोई भी चीज़ का मूवमेंट होता है तो उसको भी करंट बोलते हैं, पर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं तो ये एम्पेयर होता है इसका यूनिट। इसको हम लोग डायमेंशन लिखना है तो ए या आई लिख सकते हैं। सिक्स्थ जो है वो है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़े होगे, इसको मोल बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाला मोल। तो मोल लिखेंगे। सेवन्थ जो है वो है तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी है लाइट का क्या इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी जो एक सरफेस पे फॉल कर रहा है, यूनिट सरफेस पे यूनिट टाइम पे, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। उसके लिए कैंडेला यूज़ करते हैं, CD। अब इसके अलावा दो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री, तो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री में पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूज़ करेंगे, और जो दूसरा है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए स्ट्रेडियन यूज़ करेंगे। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में एंगल को मेजर करने का, दो लाइन के बीच में क्या एंगल है बन रहा, उसके बीच का जो इंक्लिनेशन है उसको एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं। ये 2 डायमेंशन में होता है। और 3 डायमेंशन में जो किसी क्यूब का एज पे क्या एंगल बन रहा उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसको स्ट्रेडियन से दिखाते हैं। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। तो वर्ल्ड में 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है जो फेमस है, जिसके बारे में पढ़ना है। पहला जो है वो है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, और तीसरा है FPS सिस्टम। फर्स्ट वाला हमेशा लेंथ के लिए होता है, दूसरा वाला जो होगा वो है तुम्हारा मास के लिए यूज़ करेंगे या वेट के लिए, और तीसरा वाला जो है वो टाइम के लिए है। तो अगर MKS सिस्टम, जिसको SI सिस्टम भी बोलते हैं या मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, तो M मीटर, लेंथ को किस में नापना है? मीटर में नापना है। दूसरा जो है वो मास है, किलोग्राम में नापना है, उसके लिए K यूज़ कर रहे हैं। तीसरा वाला जो है वो टाइम है, उसको सेकंड में नापना है, S यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं CGS पे। CGS में C जो है वो लेंथ के लिए सेंटीमीटर के लिए है, G ग्राम के लिए है, तीसरा वाला टाइम है जो कि अगेन सेकंड में यूज़ होगा। FPS में चले तो F जो है वो फुट के लिए या फीट के लिए है, P जो है वो पाउंड, मास को पाउंड में नापते हैं, पाउंड में नहीं नापते हैं, वेट को पाउंड में नापते हैं, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। 2.2 जो पाउंड होता है, पाउंड को LB से दिखाया जाता है, वो अराउंड 1 kg होता है। 2.2 पाउंड 1 kg फोर्स, किलोग्राम फोर्स होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट भी देख लिए। जो मेट्रिक सिस्टम है इसी को हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम, जो कि MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम वर्ल्ड में हर जगह चलता है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसीलिए SI सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम है इंटरनेशनली, फ्रांस में एक बॉडी है जहाँ पे रूल रेगुलेशन फिजिक्स से रिलेटेड डिसाइड होता है। एक इम्पीरियल है,
इम्पीरियल सिस्टम जो है वो है तुम्हारा एफपीएस सिस्टम जो है वो इम्पीरियल है। अब इम्पीरियल सिस्टम ये इंग्लैंड में यूज़ होता है, ब्रिटेन में, और यूएस में भी यूज़ होता है। तो इम्पीरियल सिस्टम इम्पीरियल सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं है। एमकेएस जो है वो स्टैंडर्ड है। सीजीएस यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज़ में यूज़ होता है, तो वो भी फेमस है। सब फेमस है, और अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर सकता है। पर साइंटिफिक मेजरमेंट करना है तो एमकेएस में, और हम लोग भी जब मेज़र करते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ एमकेएस में चलता है। तो एमकेएस इम्पॉर्टेंट है। अब डिराइव पे थोड़ा वापस आते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या था? जो बेसिक यूनिट पे डिपेंड करता है। ये क्या होता है? डिपेंड्स ऑन टू और मोर बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। तो बेसिक यूनिट में तुम्हारा बहुत सारा 7 था और 2 एक्स्ट्रा था। जैसे लेंथ का अगर हम लोग देखें तो वो बेसिक यूनिट है, पर एरिया का जो यूनिट है, एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ के लिए है और ब्रेथ भी लेंथ ही होता है। तो लेंथ का यूनिट मीटर में है और ब्रेथ का भी यूनिट मीटर में, मतलब दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा, ऑल्दो दोनों सेम है पर डिपेंड तो कर रहा। तो एरिया का यूनिट जो मीटर स्क्वायर है वो असल में एक डिराइव्ड यूनिट है। उसी तरह स्पीड पे अगर आए तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ का यूनिट है तो मीटर में मेजर करेंगे, टाइम सेकंड का, उसका एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो दो बेसिक यूनिट पे फिर से डिपेंड कर रहा। तो मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है, वो कैसा यूनिट है? एक डिराइव्ड यूनिट है। मतलब 7 को छोड़ के बाकी जितना भी यूनिट हुआ वो सारा डिराइव्ड यूनिट कहलाया। तो डिराइव्ड यूनिट में और भी बहुत सारा, जैसे फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास टाइम एक्सीलरेशन होता है। आगे न्यूटन का लॉज में पढ़ेंगे या क्लास 9 में भी पढ़े हुए तुम। मास जो है वो तुम्हारा किलोग्राम में मेजर करेंगे, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो फिर से देखो 2-3 फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट कहलाया। वैसे ही मोमेंटम, मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है। ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास एक बेसिक यूनिट है, वेलोसिटी डिराइव्ड है। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। लेंथ, टाइम, मास तीनों यूज हो गया, इसीलिए ये डिराइव्ड हो गया। ठीक है, तो बेसिक और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट में यही डिफरेंस है कि बेसिक किसी पे डिपेंड नहीं करेगा पर डिराइव डिपेंड करेगा। 7 और 2 छोड़ के बाकी जितना है वो सारा तुम्हारा डिराइव में आ गया। तो चलते हैं थोड़ा सा सफिक्स और प्रीफिक्स को देख लेते हैं कि यूनिट को हम लोग कैसे मल्टीपल बना सकते हैं उसका, और इसका कैसे सब मल्टीपल बना सकते हैं। तो जब किसी बेसिक यूनिट का, जैसे मास के लिए ग्राम जो है वो एक रेफरेंस लेवल के जैसा उसको लिया गया है, रेफरेंस है वो। उससे थोड़ा बड़ा बनाना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड के लगा देते हैं, लेटर के लगा देंगे। के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000। के क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स है, पहले लगा, और ये हो गया 1000 या 10⁻3। तो 1000 जब भी यूज़ करना होगा तो हम लोग एक लेटर के लगा सकते हैं। वैसे ही इससे बड़ा यूनिट मान लो मेगा ग्राम यूज़ करना है तो मेगा के लिए एम यूज़ करेंगे, जो कि था 10⁻6 होता है, मतलब 1 मिलियन। उससे भी बड़ा करना है तो गीगा लगाएंगे, 10⁻9 होगा। फिर उसके बाद टेरा, पेटा, एग्जा, ऐसे बहुत सारा होता है। तो सारा काम नहीं है, टेरा तक करते हैं। टेरा 10⁻12 हो जाएगा। ये हो गया मल्टीपल यूनिट। ऊपर वाला क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बड़ा करना हो तो, बिगर यूनिट्स बनाना हुआ तो ये सारा लेटर यूज़ करेंगे, हर जगह लग जाएगा। जैसे सिर्फ मास के लिए नहीं है, टाइम के लिए भी हो सकता है। रेफरेंस मेरा है सेकंड, उससे बड़ा बनाना है तो किलो सेकंड होगा। उससे और बड़ा बनाना है तो मेगा सेकंड। उससे और बड़ा बनाना है तो गीगा सेकंड, फिर टेरा सेकंड। वैसे ही और किसी चीज़ में भी, वॉल्यूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारा कुछ ये सब लेटर्स यूज़ करके हम लोग आराम से इसको नया बड़ा यूनिट बनाया जा सकता है। अब चलते हैं सब मल्टीपल पे। अच्छा, मल्टीपल पे देखो तो अगर लेटर्स का
कैप्स देखो तो ये अपर कैप्स में है या कैपिटल लेटर्स यूज किया जा रहा है। अगर सब मल्टीपल बनाना है तो लोअर कैप्स बनाएंगे। जैसे मिली के लिए स्मॉल m यूज करेंगे। मिली होता है 1/1000 या 10⁻³ ये मिली के लिए हो जाएगा। मिली सेकेंड मतलब 1/1000 सेकेंड, 1 पार्ट इन 1000 सेकेंड। फिर वैसे ही और छोटा बनाना हुआ सेंटी भी एक होता है। सेंटी के लिए हम लोग 10⁻² होता है। फिर इससे और छोटा करना है तो माइक्रो एक होता है। माइक्रो के लिए ये सिंबल म्यू यूज़ करेंगे, ये 10⁻⁻6 होता है। और इससे और छोटा करना है तो इसके लिए फिर नैनो यूज़ करते हैं। नैनो होता है 10⁻⁻9। फिर इससे भी छोटा बनाना है तो इससे भी छोटा होता है। ये पीको होता है। पीको के लिए 10⁻12। और इससे भी छोटा बनाया जा सकता है, वो होता है फेमटो। ये 10⁻−15 होता है। फेमटो के लिए एफ यूज़ करेंगे। तो ये सब मल्टीपल जब बनाना हुआ तो स्मॉल कैप्स का यूज़ करेंगे। और सबका वैल्यू ये सब जो लिखा हुआ है कम से कम इसको याद कर लेना। मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पीको और फेमटो, इतना तो कम से कम याद कर ही लेना। और बुक में और भी बहुत सारा है पर वो काम का नहीं। एटो है, फिर बहुत सारा है, तो सारा काम का नहीं, ये सब काम का है। इसको याद कर लेना है, बहुत सारा न्यूमेरिकल में हेल्प होता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। मास का मेज़रमेंट पहले देखते हैं। मेज़रमेंट ऑफ मास तो ग्राम में नाप सकते हैं। अगर नॉर्मल सा कोई ऑब्जेक्ट है तो जैसे ये पेन है तो पेन को मेजर करना है तो मास को ग्राम में मेजर कर लेंगे। पर हम लोग खुद को मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में बड़ा यूनिट होगा। और कोई भारी ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको हम लोग टन में यूज़ करेंगे। मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन 1000 किलोग्राम होता है। और थोड़ा इससे छोटा होता है क्विंटल, तो ये 100 होता है। 10⁻² किलोग्राम होता है। और इससे भी बड़ा कर सकते हैं पर ये सारा काम का है, जो काम का नहीं है वो नहीं बता रहे। अब चलते हैं लेंथ का मेज़रमेंट में। लेंथ को भी छोटा ऑब्जेक्ट है तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे। उससे भी छोटा हुआ तो मिली में नाप लेंगे, मिलीमीटर में। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। इससे और छोटा करना है तो माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग माइक्रॉन भी बोलते हैं, सिर्फ म्यू लगा सकते हैं, माइक्रॉन इसको बोलते हैं। ये 10⁻⁻6 -6 मीटर के बराबर, बहुत छोटा है। सेल का साइज माइक्रॉन में नापा जाता है। अब चलते हैं और छोटा, नैनोमीटर भी बना सकते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻9 ऑफ अ मीटर होता है, बहुत छोटा यूनिट है। इससे भी छोटा होता है एंगस्ट्रॉम एक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। ये प्रीफिक्स नहीं है एंगस्ट्रॉम, ये स्पेशल लेंथ का ही मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और किसी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। इससे भी छोटा होगा पीकोमीटर। पीकोमीटर 10⁻−12 ऑफ मीटर होता है। और छोटा एटम का साइज इसी में मेजर करते हैं, पीको में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, नैनो में भी करते हैं। फिर इससे भी छोटा होता है फेमटो। फेमटोमीटर को फर्मी भी बोला जाता है। फर्मी, एनरिको फर्मी एक क्वांटम फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में ये फर्मी वर्ड का यूज़ किया गया। ये बहुत छोटा होता है 10⁻−15 मीटर। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो फर्मी में मेजर करता है। एटम का साइज़ पीको, एंगस्ट्रॉम, नैनो में करेंगे। सेल का साइज़ माइक्रो में किया जाता है। और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ का कुछ यूनिट। और स्पेशल मेज़रमेंट भी होता है, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है तब के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को नापने के लिए आप क्या यूज़ करें? तो बड़ा बड़ा डिस्टेंस जितना है, जैसे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, या मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, या गैलेक्सी का डायमीटर, ये सारा मेज़रमेंट करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा यूनिट हम लोग यूज़ करें मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। उसमें से पहला जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एयू बोलते हैं। एयू है क्या? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट असल में ये है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन
अर्थ एंड सन, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, इससे बड़ा यूनिट होता है एक लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो है तुम्हारा कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगा इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। इसका वैल्यू का कम से कम पावर याद कर लेना है, 10⁻15 मीटर इसके आसपास होता है। 3 पॉइंट समथिंग 10⁻15 मीटर, कम ये पावर याद होना चाहिए। और कैलकुलेशन भी इजी है, डिस्टेंस इनटू टाइम कर लेंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करना है। तो स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट ले लेना है 3 × 10⁸, और टाइम की जगह में 1 ईयर, उसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आएगा, इसका पावर इंपॉर्टेंट है 10⁻15। लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थोड़ा छोटा होता है लाइट ईयर से, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है। और उससे भी बड़ा होता है पारसेक। पारसेक जो है वो 10⁻16 मीटर होता है, बहुत बड़ा है। इसका वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9.1 समथिंग। ये होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो पारसेक, और सबसे छोटा लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा लाइट ईयर, लाइट ईयर से बड़ा पारसेक, ये याद कर लेना है। पारसेक सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा लाइट ईयर, और सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। टाइम का मेजर भी देख लेते हैं, टाइम का मेजरमेंट किस में करेंगे। तो जनरली सेकंड में करते हैं नॉर्मल टाइम को मेजर। थोड़ा बड़ा होगा तो मिनट में करेंगे, उससे भी बड़ा हुआ तो आवर में करेंगे, उससे भी बड़ा हुआ तो डे में करेंगे, और डे से भी बड़ा हुआ तो फिर वीक में, वीक से भी बड़ा हुआ तो मंथ, मंथ से बड़ा हुआ तो ईयर। तो ये सारा मेजरमेंट हो गया। मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकंड इज़ 1 मिनट। फिर वैसे आर हो जाएगा 3600 सेकंड। फिर डे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको याद नहीं करना है। सारा ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से किया जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। अब चलते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरर पे। एरर क्या है, तो ये डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। व्हाट इज एरर? तो एरर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value। एक्चुअल वैल्यू कुछ होगा और मेजर्ड वैल्यू कुछ और होगा, ज़रूरी नहीं कि सेम हो। और दोनों का जो डिफरेंस है उसको एरर से दिखाते हैं। मान लो लेंथ का एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पर जब मेजर किए तब उसका लेंथ आया मान लो 10.1 सेंटीमीटर। तो दिख रहा साफ साफ यहाँ पे एक एरर है। तो जो एरर है उसको डेल्टा से दिखाया जाता है, जो भी चेंज या एरर है उसको डेल्टा से दिखा रहे हैं। तो एरर इन लेंथ क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस ले तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। अब एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। वो वैल्यू अगर छोटा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हुआ तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा। अब एरर का अलग अलग टाइप होता है। पहला जो टाइप है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE से दिखाते हैं। मीन का मतलब एवरेज, एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव कर लेना है, सारा वैल्यू नेगेटिव भी आए अगर एरर तो उसको पॉजिटिव बना देना है, और फिर सबको जोड़ के और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। मान लो एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पहला बार जब मेजर किए तब लेंथ आया मान लो 10.1 सेंटीमीटर,
दूसरा बार जब मेजर किए तब आया 10.2 सेंटीमीटर। तीसरा बार जब मेजर किए तब आया 9.8 सेंटीमीटर। तो अब हर बार एरर निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस ले लेके। तो पहला बार डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.1 का प्लस में, दूसरा बार जो डिफरेंस है या एरर है वो कितना होगा 0.2 का होगा, फिर से प्लस में आया। तीसरा बार जो एरर निकला वो होगा माइनस में 0.2 का। अब सबका क्या करना है, मॉड ले लेना है। मॉड लेने का मतलब सबको पॉजिटिव बना देना है। पॉजिटिव है तो पहले ही से पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव कर देंगे। तो -0.2 का पॉजिटिव किए तो +0.2 हो गया। अब सबको जोड़ देंगे। MAE निकालने के लिए क्या करना है, सारा एरर को जोड़ देना है। तो 0.1 + 0.2 + 0.2 और इसको टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना बार किए हैं उससे डिवाइड कर लेना, नंबर ऑफ टर्म से। तो 3 बार मेजरमेंट किए इसलिए 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 हो जाएगा, 0.5/3। तो इसको सॉल्व करें तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा 6 7 0.167 ये एरर आया है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो ये फ्रैक्शनल एरर होता है। जैसे कोई एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। एरर इन लेंथ मान लो है 0.1 सेंटीमीटर का। तो इस पे जो रिलेटिव एरर होगा उसको ऐसे लिखेंगे, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कितना एरर आया, क्या फ्रैक्शन ऑफ एरर है वो पता कर रहे हैं। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है इसीलिए 0.01 इसका फ्रैक्शनल एरर है। इसी के बाद आते हैं एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, बस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल्टा L/L इंटू 100 कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर। जैसे यहाँ पे क्या है 0.01 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 1% हो जाएगा। तो जब मेजरमेंट किए तो 1% का क्या आया, एरर आया। अब आगे और चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में रिलेटिव एरर को और इन जनरल एरर को पढ़ते हैं। मान लो एक कोई क्वांटिटी है z, वो दो क्वांटिटी से मिलके बना है। एक है मान लो a और दूसरा क्वांटिटी है b। अगर एरर निकालना है तो एरर निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हर बार क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, वहीं से फॉर्मूला बनता है। और एक बार फॉर्मूला बन जाए तो फॉर्मूला को चाहो तो याद कर सकते हो, पर ये काम आएगा सिर्फ मेंस में। वैसा क्वेश्चन आता है जेई मेंस में या नीट में, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है ज़्यादातर। अब मेंस में कभी कभी कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन से रिलेटेड होता है, पहले फार्मूला उसका बनाना होता है, फिर उसके बाद फिर एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना आ जाए तो आराम से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। पहले डिफ्रेंशिएशन सीख लेना तुम लोग, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसके बाद यहाँ से कर सकते हैं। तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, तो dz के रिस्पेक्ट में किए हैं। a का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। b का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन का टर्म आ गया। तो डेल्टा डी को हम, छोटा चेंज होता है तो डी से दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो डेल्टा से दिखाते हैं। तो इसी डी असल में एरर है ये। तो एरर को हम लोग डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। तो डेल्टा जेड को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। एरर को हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई सम या डिफरेंस हुआ तो दोनों का एरर को जोड़ देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्वांटिटी है, लेंथ का कोई क्वांटिटी है, वो दो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, L1 और L2 पे डिपेंड कर रहा है। L1 पे जो एरर है
वो अज्यूम कर लेते हैं 0.1 का एरर है, और L2 पे जो एरर है वो है 0.2 का एरर। तो अब एरर इन L कितना होगा, तो दोनों का एरर को जोड़ देना है। तो 0.1 प्लस 0.2 मतलब 0.3 का एरर होगा इस क्वांटिटी पे L पे। एरर को सिंपली ऐड कर दिया जाएगा अगर क्वांटिटी ऐड हो रहा तो। मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि कोई एक क्वांटिटी z है, वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a। माइनस हो रहा है यहाँ पर हम लोग लेंगे जब भी एरर लेंगे तो उसको प्लस में ही लेना है। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो एरर हर बार जोड़ना है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एरर कम नहीं होता है, एरर बढ़ता है। तो एरर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ z प्लस में हो, a प्लस बी हो या फिर a माइनस बी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एरर होगा वो हमेशा दोनों टर्म्स के एरर को बस जोड़ देना है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं कुछ और क्वांटिटी पे। जैसे मान लो z जो है वो डिपेंड कर रहा प्रोडक्ट पे a मल्टीप्लाइड बाई बी, और उसका कुछ पावर भी ले लेते हैं। a टाइम्स अल्फ़ा और b टाइम्स बीटा पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं ऐसा, और इंटू c टाइम्स गामा पे भी डिपेंड करता है। पहले दो ही टर्म रखते हैं, उससे डिफ्रेंसिएशन समझा देते हैं, फिर तीन के लिए भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dz मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा a इंटू बी वाला। पहले b को कांस्टेंट रखते हैं, a को डिफ्रेंशिएट करते हैं। b टू द पावर बीटा को कांस्टेंट रखे, a को डिफ्रेंशिएट किए तो पावर मल्टीप्लाई हो गया और पावर एक कम हो गया। फिर अब यहाँ पे a को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट वाला टर्म को कांस्टेंट रखे, सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई हुआ, फिर पावर क्या हो गया, एक कम हो गया। तो ये एरर इन z आया है। इसको सॉल्व और चाहें तो कर सकते हैं। b टू द पावर बीटा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा यहाँ से। इसको a टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन, तो इसको हम a टू द पावर अल्फ़ा बाई a लिख सकते हैं। पावर नेगेटिव है इसीलिए नीचे लेगा। सेम बेस है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किए। इसमें भी बीटा को बाहर कर सकते हैं। a टू द पावर अल्फ़ा b टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय b, ऐसे लिखा जा सकता है, b टू द पावर बीटा माइनस वन को। ये है मेरा dz। अच्छा, एक गलती इसमें हो गया, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वो लिखना था, dA के रिस्पेक्ट में, इसमें किसके रिस्पेक्ट में, dV के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एक dA आता और यहाँ पे एक dV होता। अब हम अगर रिलेटिव एरर निकालना चाह रहे हैं तो रिलेटिव एरर के लिए क्या होता है, dz बाई z होता है। उसका एरर को उससे ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो निकल जाता है रिलेटिव एरर। यहाँ से रिलेटिव एरर निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 है। 1 को 2 को 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dz बाई z होगा। यहाँ से dz है, यहाँ z है, दोनों को डिवाइड कर लिए। इधर भी वैसे ही दोनों टर्म को डिवाइड कर लेना है, तो ये अल्फ़ा b टू द पावर बीटा a टू द पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a इंटू dA, और इसको किससे डिवाइड करना है, a टू द पावर अल्फ़ा b टू द पावर बीटा से डिवाइड करना है। फिर इस वाले क्वांटिटी को वैसे ही करेंगे, बीटा a टू द पावर अल्फ़ा b टू द पावर बीटा dB डिवाइडेड बाई b, और इसको डिवाइड करना है a टू द पावर अल्फ़ा इंटू b टू द पावर बीटा से। a टू द पावर अल्फ़ा कैंसिल हो गया, b टू द पावर बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से भी b टू द पावर बीटा कैंसिल, a टू द पावर अल्फ़ा कैंसिल। तो बचा क्या, इसको लिख देते हैं, यहाँ से बचा है dz अपॉन z इक्वल्स टू कितना आया है, तो अल्फ़ा इंटू dA बाई a प्लस बीटा इंटू dB बाई
v। तो इसको एरर के टर्म में लिखे तो डेल्टा z बाई जेड, डी को डेल्टा से रिप्लेस कर दे रहा है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा b बाई v। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि एरर अगर मल्टीप्लाइड है, z क्या था यहाँ, z था a टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर बीटा, ये क्वांटिटी था। तो पावर देखो क्या हो गया, बाहर आ गया। और ये क्या है असल में, पहला वाला डेल्टा a बाई ए असल में क्या है, तो ये है एरर इन, रिलेटिव एरर इन a है। मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है और रिलेटिव एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी लिखना है। फिर दूसरा क्वांटिटी का पावर क्या है, b है, तो फिर से पावर को बाहर कर लिए और ये वाला डेल्टा b बाई b जो है वो रिलेटिव एरर इन b है। अब जनरलाइज इसको कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा हुआ z है a टू द पावर स्मॉल a, b टू द पावर स्मॉल b, c टू द पावर स्मॉल c डिवाइडेड बाई d टू द पावर कैपिटल D कर देते हैं इसको, d टू द पावर स्मॉल d है। तो इस पे एरर जो होगा डेल्टा z बाई जेड, वो क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है और रिलेटिव एरर सबका लिख देना है। तो डेल्टा a बाई ए, फिर से पावर को बाहर कर लिए, फिर एरर लिख दिए रिलेटिव एरर सेकंड वाला टर्म का, फिर से पावर को बाहर कर लिए, फिर रिलेटिव एरर थर्ड वाला का। यहाँ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरर रिलेटिव एरर जुड़ेगा हमेशा। जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एरर हमेशा ऐड होता था। तो यहाँ भी एरर क्या होगा, ऐड होगा। तो पावर मल्टीप्लाई किए, डेल्टा डी बाई डी किए, ऐसा नहीं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा जुड़ता है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये एक फार्मूला अगेन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे खूब सारे न्यूमेरिकल बनता है। कुछ एक न्यूमेरिकल करवा के देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, z अगर ऐसे है a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c डिवाइडेड बाई d टू द पावर d, तो एरर क्या से निकलेगा, डेल्टा z बाई जेड जो है वो हो जाएगा स्मॉल a और रिलेटिव एरर इन a प्लस b टाइम्स स्मॉल b टाइम्स रिलेटिव एरर इन b प्लस c टाइम्स रिलेटिव एरर इन c प्लस d टाइम्स रिलेटिव एरर इन d। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिलेटिव एरर को मेजर कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई इशू नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो लेंथ को जब मेजर किए, लेंथ का एक्चुअल वैल्यू मान लो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक क्यूब है, लेंथ का एज लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर, और इस पे जो एरर है वो भी दिया हुआ है, मान लो 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। और जब मास को मेजर किए तो वो आया मान लो 100 ग्राम, और इस पे जो एरर है, मास को मेजर करने में भी कुछ गलती होगा, उस पे जो एरर है वो है मान लो फिर से 0.1 ग्राम का एरर है। और हम मेजर करना चाह रहे हैं डेंसिटी पे क्या एरर होगा, फाइंड रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी निकलता कैसे है, तो डेंसिटी रो या सिग्मा जिससे भी मेजर करना है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास तो गिवन है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो क्यूब है तो एज लेंथ का क्यूब कर देना है, एल क्यूब एम बाई एल क्यूब। अब एरर डेंसिटी में क्या होगा, रिलेटिव एरर, तो दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, पहला है मास और दूसरा लेंथ है। तो डेल्टा एम बाई एम लिखना है पहले, पावर यहाँ 1 था मास का इसलिए कुछ नहीं लिखे हैं। फिर एल क्यूब है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल पे जो रिलेटिव एरर है उसको लिख देंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इधर करते हैं, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी हो जाएगा यहाँ से रिलेटिव एरर इन मास, तो डेल्टा एम है 0.1 और एम है 100,
फिर प्लस करेंगे 3 टाइम्स, एरर इन लेंथ है 0.1 का और एक्चुअल लेंथ है उसका 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2 डेसिमल और शिफ्ट कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा 0.03, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.031। तो ये रिलेटिव एरर, अब यहीं से परसेंटेज एरर होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 3.1% का एरर आएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग।